हाँ भाई, राधे राधे, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग, सबको प्रणाम, नमस्ते मेरी तरफ से। बात कर रहे थे दोस्तों हम शैक्षिक परिदृश्य की, स्मार्ट क्लासेस की, जिसको आपको बार बार पढ़नी है। 4-5 घंटे में आपका शैक्षिक परिदृश्य पूरा होने वाला है, उसी को बार बार पढ़ना है। परीक्षा का कंटेंट सारा इस स्मार्ट क्लासेस में ही है, बाकी कुछ भी वो सब था, एक विवरण देना पड़ता है सारे टीचर्स को, मैंने भी दे दिया आपको। लेकिन मेन जो कंटेंट है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है? आपके स्मार्ट क्लासेस के अंदर पड़ा हुआ है। उसी को बार बार पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, नियमित उसी को पढ़ना है दोस्तों। कल अपन ने एसआईक्यू की बात की इससे पहले आज की क्लास में अपन एसआईक्यू को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और एसआईक्यू के साथ में एक चीज को और ऐड किया गया था, आप लोगों को पता हो दोस्तों, उसका नाम था आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। भाई किस चीज को ऐड किया गया था दोस्तों? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को क्या किया गया था दोस्तों? ऐड किया गया था। अब आपको यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि अपन बात करें दोस्तों सीसीई की, सीसीई को इसके अंतर्गत ऐड कर लिया गया था। आप सब लोगों को पता है कि संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत जो सीसीई लागू हुआ था वो कब हुआ था? आपके 2015 में। भाई संपूर्ण राजस्थान के अंदर सीसीई कब लागू हुआ था? यदि आपको पूछ ले तो क्या बताओगे? 2015-16 में संपूर्ण राजस्थान में सीसीई। भाई राजस्थान में शुरुआत तो 10-11 में हो गई थी, लेकिन 4 चरणों में लगातार अंतिम चरण जो था वो कौन सा था? 15-16 था। इसी के साथ में एसआईक्यू का भी आना होता है और सीसीई को एसआईक्यू के अंदर भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आप सबको पता है कि वास्तविक शैक्षिक स्तर का पता लगाना कि बालक का वास्तविकता में उपलब्धि क्या है, वास्तविकता में अधिगम स्तर क्या है। और दूसरा इसका उद्देश्य जो और था वो ये था दोस्तों कि बालकों को परीक्षा के भय से मुक्त करना। भाई बालकों को जो परीक्षा से डर लगता है, परीक्षा का जो भय लगता है, उस परीक्षा के भय से मुक्त करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो अपन क्या कहेंगे कि वास्तविक शैक्षिक स्तर का पता लगाना और परीक्षा के भय को दूर करना इनका महत्व उद्देश्य था। महत्वपूर्ण बात की जाए दोस्तों, इनके 2 घटक महत्वपूर्ण होते हैं, एक सतत, एक होता है दोस्तों व्यापक। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर मूल्यांकन लेना। जैसे जैसे एक एक छोटी छोटी गतिविधि होती जाती है उसका मूल्यांकन निरंतर। बच्चा जब विद्यालय में आए उसकी हर गतिविधि का प्रत्येक दिन मूल्यांकन लेना सतत कहलाता है। व्यापक का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब तो रेगुलर मूल्यांकन लेना, व्यापक का मतलब हर गतिविधि का मूल्यांकन लेना। ऐसा नहीं केवल शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधियों का भी साथ साथ में आपको मूल्यांकन लेना है। बालक विद्यालय में कोई भी गतिविधि करे, प्रत्येक गतिविधि का आपको मूल्यांकन लेना है। यह आपके कहा जाएगा सीसीई के। तो सीसीई के 2 घटक सतत और व्यापक, क्योंकि आपको यहां पे एसआईक्यू के अंदर सीसीई क्या है बस उतना सा पढ़ना है। पूरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मैंने आपको कई बार खूब पढ़ाया है ना, पूरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं पढ़ना है एसआईक्यू के अंतर्गत। तो 2 घटक याद रखने, एक सतत और एक व्यापक। कब लागू हुआ था? 2015-16। मुख्य उद्देश्य वास्तविक शैक्षिक स्तर का पता लगाना और परीक्षा के भय से मुक्त करना। महत्वपूर्ण घटक क्या है? सतत और एक क्या है? व्यापक। सतत का मतलब निरंतर और व्यापक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यापक का मतलब क्या हो जाएगा? आपके शैक्षिक और शैक्षिक दोनों गतिविधियों का मूल्यांकन लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि सीसीई की प्रक्रिया क्या होती है। सीसीई की प्रक्रिया को अपन किस नजर से देखेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, सीसीई की प्रक्रिया किस रूप में चलती है। सीसीई की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सबसे पहले चलता है दोस्तों उसका नाम है आपके आधार रेखा आकलन का निर्धारण करना। पहली बात तो अपन आकलन और मूल्यांकन में समझ लेते हैं। आकलन का मतलब होता है छोटी छोटी गतिविधियों का जांच करना। मूल्यांकन का मतलब आकलन के आधार पर शैक्षिक स्तर का पता लगाना कि बालक ने कितना सीख लिया है। मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन एक बड़ा रूप है, आकलन एक छोटा रूप है। आधार रेखा आकलन या आधार रेखा निर्धारण, सबसे पहले सीसीई के अंतर्गत आधार रेखा निर्धारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एसआईक्यूई के अंतर्गत जो सीसीई चलता है उसमें 3 आकलन होते हैं। आधार रेखा मूल्यांकन, फिर आएगा आपका रचनात्मक या मूल्यांकन, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? आपका योगात्मक मूल्यांकन। 3 मूल्यांकन अपने होते हैं। पहला मूल्यांकन होता है आपका आधार रेखा आकलन या आधार रेखा निर्धारण, कि बालक ने पूर्व की कक्षा में कितना सीखा है। एक बार उसका व्यापक दोहराव किया जाता है, बड़े रूप में पुरानी कक्षा के कंटेंट को दोहराया जाता है और पता लगाया जाता है क्या बच्चा पूर्व की कक्षा का पूरा ज्ञान सीख चुका है या नहीं सीख चुका है। इसके आधार पर फिर 2 समूह बनाए जाते हैं। एक का नाम होता है समूह 1, एक का नाम है समूह 2। एक होता है ग्रुप 1 और एक कौन सा होता है? आपके ग्रुप 2। ग्रुप 1 में वो बच्चे रहते हैं जिनको पूर्व की कक्षा का सारा नॉलेज है और वर्तमान की कक्षा की दक्षता रखते हैं, वर्तमान के स्तर को समझने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बालों को समूह 1 में रखा जाता है।
समूह 2 में ऐसे बालकों को रखा जाता है जो पूर्व की कक्षाओं का पूर्व ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर चुके हैं और वर्तमान की कक्षा में बैठने की दक्षता नहीं रखते हैं। ऐसे बालकों समूह 2 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि समूह 2 के बालकों को थोड़ी अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, एडवांस पढ़ाया जाता है और इनको भी धीरे धीरे किसके बराबर लेकर के आ जाते हैं हम, समूह 1 के बराबर लेकर के जाते हैं। ग्रुप ए के अंदर वह बच्चे रहेंगे जो प्रेजेंट की जो कक्षा है, वर्तमान की जो क्लास है उनकी दक्षता रखते हो और समूह 2 में वो बालक रहेंगे जो वर्तमान कक्षा की दक्षता ना रखते हो। तो समूह 2 को अपन क्या करेंगे, अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर के उनको समूह 1 के बराबर लाने का काम करेंगे। तो SIQE के अंतर्गत सबसे पहला होता है आपका आधार रेखा आकलन। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों 2 आकलन के बारे में। मैं आपके सामने एक चार्ट रखा हुआ है, 2 आकलन आपके सामने होते हैं, एक का नाम है योगात्मक और एक का क्या नाम है आपके रचनात्मक। ध्यान रखिएगा SIQE के अंतर्गत जो CCE चलता है उसमें प्रत्येक 2 रचनात्मक मूल्यांकन के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन लिया जाता है। क्या लिया जाएगा दोस्तों, प्रत्येक 2 रचनात्मक मूल्यांकन के बाद क्या लिया जाएगा, आपके एक योगात्मक मूल्यांकन लिया जाएगा। 3 टर्म इसके अंदर टोटल होते हैं। पहले बात करूं यदि मैं टर्म 1 की, टर्म 1 का जो पहला मूल्यांकन होता है FA1, FA1 का मतलब हो गया रचनात्मक मूल्यांकन प्रथम। क्या हो जाएगा दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन प्रथम। रचनात्मक मूल्यांकन पहला जो होगा वो होगा आपके 15 अगस्त तक। बालकों का पहला मूल्यांकन FA1 जो लेना है वो कब लेना है, आपको 15 अगस्त तक लेना है। दूसरा FA जो होगा, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन होगा वो 26 नवंबर तक हो जाएगा। और तीसरा जो होगा SA1 जिसको कहा जाता है आपके योगात्मक मूल्यांकन, तो तीसरा जो योगात्मक मूल्यांकन होगा वो कब होगा, आपके सितंबर के अंत तक। यानी कि पहले 2 FA होंगे फिर एक ऐसे होगा, पहले 2 रचनात्मक मूल्यांकन हो गए फिर एक योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ये आपके FA1 FA2 और क्या हो जाएगा SA1। इसको अपन कह सकते हैं पहले टर्म के अंतर्गत कुल 45% पाठ्यक्रम को टारगेट किया जाता है। पूरे 45% जो पाठ्यक्रम होता है पहले उसको पढ़ाया जाता है। बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 के अंदर जो पहला रचनात्मक मूल्यांकन होगा वो 1 से 30 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन होगा वो 11 से 26 जनवरी के बीच में हो जाएगा। और SA2 जो होगा वो कब हो जाएगा, आपके जनवरी तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके कंप्लीट हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं FA2 और FA3, ये भी एक ही साल में चलते हैं। तो FA2 और FA3 भी लिख सकते हैं, FA1 FA2 भी लिख सकते हैं। ये टर्म 2 का FA1 है, टर्म 2 है, ये टर्म्स चलते हैं। पहले टर्म हो गया, अब दूसरा टर्म का FA1 और SA2, या इसको भी SA1 लिख सकते हैं। ऐसा इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि किसका अपन ऐसे लिखते हैं और किसका ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर टोटल कितना पाठ्यक्रम होगा। टर्म 2 में 40% पाठ्यक्रम को टारगेट किया जाता है। टर्म 3 की बात करें दोस्तों, टर्म 3 के अंदर जो पहला मूल्यांकन होगा दोस्तों वो कब हो जाएगा, आपके 1 से लेकर के 29 फरवरी तक। FA2 हो जाएगा मार्च तक और इसी मार्च में SA3 यानी कि मेन एग्जाम जो होगा वो भी हो जाएगा। इसमें 15% पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको 85% पाठ्यक्रम तो टर्म 2 के अंतर्गत को कंप्लीट कर देना है। टर्म 3 में केवल 15% पाठ्यक्रम आपको पढ़ाना बाकी रखना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। यानी कि 15%, 40% और 45%, तीनों को यदि अपन इंक्लूड करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 100%। तो SIQ के अंदर CCE चलते हैं, उसमें 3 टर्म होते हैं। प्रत्येक 2 रचनात्मक मूल्यांकन के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन। SIQ के अंदर जो CCE चलता है उसमें टोटल 6 रचनात्मक मूल्यांकन और 3 योगात्मक मूल्यांकन लिए जाते हैं। भाई ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर, चलिएगा बात करते हैं। देखिए दोस्तों SIQ के अंतर्गत जो CCE चलता है उसमें कक्षा 5 में डाइट द्वारा SA3 यानी कि आपके जो SA3 जो हो रहा है उसके अंदर कक्षा 5 की बात की जाए तो SA3 कक्षा 5 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के नाम से लिया जाएगा। मतलब SA3 जो है कक्षा 5 के अंदर जब SA3 होगा तब इसका नाम SA3 न होकर डाइट द्वारा एक SA3 के स्थान पर निर्धारित नाम दे रखा है, वो दे रखा है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर। ये केवल 5वीं कक्षा के लिए है। 5वीं कक्षा में SA3 के स्थान पर उनका नाम क्या रखा जाएगा, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर नाम रखा जाएगा। SA3 नहीं होगा क्योंकि उसको एक मेन एग्जाम के तौर पर पहले अपने एक बोर्ड के एग्जाम के थ्रू भी इसको अप्लाइड किया गया था 5वीं क्लास को, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर, केवल कक्षा 5 के लिए। बाकी तीसरी चौथी के अंतर्गत जो SA3 ही कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है, मैंने नोट लगवा करके आपको लिख दिया। बात करते हैं कि SIQ के अंदर जो CCE चलता है उसमें ग्रेडिंग प्रणाली का क्या सिस्टम है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 3 ग्रेड चलते हैं, A, B और C। भाई कितने ग्रेड चलते हैं आपके, 3 ग्रेड चलते हैं, एक A, एक B और एक C।
बात करते हैं ए ग्रेड के अंदर कौन से बच्चे आते हैं। जिन बालकों को ए ग्रेड मिलता है उनको कहा जाता है अपेक्षित स्तर की समझ या अपेक्षित स्तर की दक्षता। अपेक्षित स्तर की समझ या क्या कहेंगे अपन इसको, अपेक्षित स्तर की दक्षता। अपेक्षित स्तर की समझ का मतलब क्या हो गया कि बालक स्वतंत्र रूप से समझ सकता है, स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता है, उसको शिक्षक की बहुत कम आवश्यकता होती है, शिक्षक के बिना ही वो अपना अध्ययन कार्य कर सकता है। इसको अपन स्वतंत्र बालक कहते हैं। जिन बालक को ए ग्रेड दिया जाएगा उसको अपन स्वतंत्र बालक में रखेंगे। बी ग्रेड जिनको आता है इनको कहा जाता है मध्यम स्तर की समझ या मध्यम स्तर की दक्षता। इसमें बालक को कभी कभी टीचर की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षक की सहायता लेकर के वो काम कर लेता है। ग्रेड 3 की बात करें दोस्तों, इसको प्रारंभिक स्तर की दक्षता या प्रारंभिक स्तर की समझ कहा जाता है। इसमें बालक को शिक्षक की विशेष सहायता होती है, वो बिना टीचर की सहायता से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। शिक्षक बहुत जरूरी होता है उसके लिए, बिना शिक्षक के कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, अपने काम को संपूर्णता नहीं दे सकता। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है 3 ग्रेड रहते हैं, ए, बी और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके सी ग्रेड हो जाएगा। ए ग्रेड का मतलब अपेक्षित स्तर की समझ, बी ग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा मध्यम स्तर की समझ, सी ग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा प्रारंभिक स्तर की समझ या प्रारंभिक स्तर की दक्षता। क्लियर? चलिएगा आगे चलना चाहूंगा मैं। देखिएगा एसआईक्यू के तहत एक कार्यक्रम और चलता है दोस्तों जिसका नाम है, ये सीसी बस इतना ही याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। ये क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम संचालित किया था दोस्तों, जिसके आधार पर इन्होंने कहा था कि प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत राजस्थान में ईबीएसबी क्लब का निर्माण किया जाएगा। ईबीएसबी क्लब क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ईबीएसबी क्लब। ईबीएसबी क्लब का गठन किया जाएगा। इस ईबीएसबी क्लब का मेन काम क्या होगा कि राजस्थान की भाषा और राजस्थान की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, राजस्थान की भाषा के बारे में लोगों को पहुंचाना, राजस्थान की भाषाई जानकारी लोगों तक पहुंचाना इनका मुख्य ध्येय रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा। यह इनका उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम में एक राज्य और सम्मिलित था जिसका नाम था असम। सेम टू सेम कार्यक्रम असम में भी चला था। असम की भाषा और असम की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए सेम ईबीएसबी कार्यक्रम उस स्टेट में भी चलाया गया था। शिक्षा विभाग और एमएचआरडी के द्वारा या भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। यह आपको इसके संदर्भ में याद रखना है दोस्तों। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम योजना है। बहुत सिंपल सा बताया मैंने, प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन योजना है तो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी आती है दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जिसका नाम है दीक्षा। एक कार्यक्रम आता है दोस्तों जिसका क्या नाम है आपके दीक्षा। क्या है दीक्षा? यह एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक एप्लीकेशन है और एक वेब पोर्टल है। एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के माध्यम से समस्त शैक्षणिक सामग्री बालकों को उपलब्ध कराई जाती है। वो बालक किसी भी भाषा में अपनी शैक्षणिक सामग्री को ऑनलाइन प्राप्त करके पढ़ सकता है। ये एक तरीके का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है दीक्षा। मेन तो इसकी भूमिका कोरोना काल में सर्वाधिक रही थी। देखिएगा इसका पूरे नाम की यदि अपन बात करें तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या नाम होगा इसका? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रारंभ एमएचआरडी द्वारा किया गया, भारत मानव विकास मंत्रालय द्वारा, मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तारीख याद रखनी आपको, 5 सितंबर 2017 को इसका क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया। मैं पेन कम चला रहा हूं ताकि ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसको पढ़ सको आराम से। तो मैं इसको कचरा नहीं करना चाहता, है ना। 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति क्योंकि एमएचआरडी का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति पदेन होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वही एमएचआरडी का सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा। उस समय थे आपके वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने सबसे पहले आपकी दीक्षा ऐप को लॉन्च किया था 5 सितंबर 2017 को। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य क्या था इसको बात करें दोस्तों कि दीक्षा एप्लीकेशन का जो प्रॉपर उद्देश्य रहा है कि दीक्षा का प्रारंभ क्यों किया गया था, इसके पीछे मेन रीजन क्या रहा था दोस्तों? तो मेन रीजन था एक तो शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन करना और दूसरा है विद्यार्थियों को विषय वस्तु संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराना। यहां पे शिक्षकों को भी कुछ अपने व्यवसाय का मतलब टीचर भी अपना एक व्यवसाय है, शिक्षक भी अपना एक व्यवसाय, वो अपने प्रगति कर सके। दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी टीचर अपना एक वेब पोर्टल बना सकता है, अपना पंजीकरण करवा सकता है, उसके ऊपर वो पढ़ा सकता है, उसके ऊपर बच्चों को फ्री कंटेंट दे सकता है, पाठ योजना बनाना सिखा सकता है, नवाचार को ऐड कर सकता है,
अपनी सृजनात्मकता को जो है ना उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रदर्शित कर सकता है, जो पूरे राष्ट्र भर में चल सकती है। इसीलिए कहा गया कि यह शिक्षकों के व्यवसाय को भी उन्नयन करता है, टीचर को भी अपनी प्रतिभा बड़े स्तर पर दिखाने का मौका देता है ये प्लेटफॉर्म, है ना। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको कहा जाता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है और क्या है आपका वेब पोर्टल है दीक्षा। समझ में आ गया दीक्षा क्या चीज है। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे, इसका आदर्श वाक्य क्या है। दीक्षा एप्लीकेशन का आदर्श वाक्य क्या होगा। दीक्षा एप्लीकेशन के आदर्श वाक्य का नाम है हमारे शिक्षक हमारे नायक। जो शिक्षक है वही खास है, जो हमारे शिक्षक हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शिक्षक हैं वही सब कुछ है। हमारे शिक्षक हमारे नायक, यानी कि शिक्षक के अलावा हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दीक्षा को मोबाइल ऐप तथा वेब ब्राउजर के पोर्टल के जरिए चलाया जा सकता है। मैंने आपको बता दी 18 से ज्यादा भाषाएं जो हैं इसके अंतर्गत हैं। आरबीएससी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एससीईआरटी, सबके कंटेंट यहां पर उपलब्ध है। किसी भी कंटेंट को कोई भी बच्चा जब चाहे इस कंटेंट को यहां से पाठ्यक्रम को उपलब्ध करके क्या कर सकता है दोस्तों, पढ़ सकता है। राजस्थान के अंतर्गत दीक्षा का जो पोर्टल है, राजस्थान में दीक्षा पोर्टल का नाम है दीक्षा राइज। क्या नाम है दोस्तों, दीक्षा पोर्टल का राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान संस्करण जो चलता है उस राजस्थानी संस्करण में दीक्षा का नाम क्या रखा है दोस्तों, दीक्षा राइज। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में, राइज का मतलब है यहां पे राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेटर्स, इन टीचरों के लिए राइज का निर्माण क्यों किया था। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया गया था। इसके अंदर का इनके पीछे का जो ध्येय रखा गया था दोस्तों, वो क्या रखा गया था। दीक्षा राइज का जो मेन उद्देश्य था कि दीक्षा राइज पोर्टल क्यों शुरू किया जाए, तो जो दीक्षा के समस्त सुविधाएं थी वो इनकी भी थी दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट बालकों को मिल जाए। क्यूआर कोड कर ले, क्यूआर कोड के माध्यम से जिस विषय की सामग्री चाहे वो ग्रहण कर सकते हैं, जो टीचर चाहे इसके ऊपर पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सारा कंटेंट मिल जाए, बच्चा व्यापक रूप में अध्ययन कर सके, बालक एक अधिगम के नवाचार को जुड़ सके, है ना, डिजिटली एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए राजस्थान के अंदर इसका जो पोर्टल का जो नाम रखा गया है दोस्तों, वो क्या रखा गया है, दीक्षा राइज। ये इतना सा आपको याद रखना है दीक्षा के संदर्भ में। फिर अपन बात करते दोस्तों, एक योजना और आती है जिसका नाम है विद्यादान। ये भी आपके दीक्षा के अंतर्गत ही चलती है। विद्यादान एक योजना चलाई गई थी दोस्तों। इसके उद्देश्य क्या था, विद्यादान योजना चलाने के पीछे क्या योगदान था दोस्तों, कि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षिका अपनी तरफ से शैक्षिक योगदान बालकों को ऑनलाइन दे सकता है। उनको आह्वान किया गया, यदि आपके पास में कोई एजुकेशन टैलेंट है, कोई सब्जेक्ट बढ़ाने का नजरिया, तो आप एक विद्या का दान दे सकते हो। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के निःशुल्क पढ़ा करके दान देना है आपको, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, अपनी आईडी को दीक्षा पोर्टल के ऊपर पंजीकरण करना है और उस पंजीकरण के माध्यम से जो सब्जेक्ट आपको आती है वो सब्जेक्ट बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे इंप्रूव होंगे, विद्या का दान मिलेगा, बच्चों को फायदा मिलेगा, बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। आप ई लर्निंग करवा सकते हो, है ना, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवा सकते हो, लेक्चर्स वगैरह उसके ऊपर डाल सकते हो, है ना, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चों को जो टीचिंग्स करवा सकते हो। सारी सुविधाएं इसके ऊपर उपलब्ध है जिसका नाम है विद्यादान। कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन, शिक्षक, शिक्षिका जो शिक्षा में अपनी एक योग्यताएं रखता है, विशेषज्ञता रखता है, निष्णात रखता है, वह व्यक्ति इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देकर के, शिक्षा देकर के विद्या का दान कर सकता है। इस योजना का नाम है आपकी विद्यादान योजना, जो दीक्षा के तहत चलती है। क्लियर दोस्तों, चलिएगा एक बात करते हैं दोस्तों, निष्ठा योजना क्या चीज है दोस्तों। निष्ठा का नाम है नेशनल इंसेंटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये क्या चीज है दोस्तों, निष्ठा की अपन बात करें। निष्ठा की शुरुआत भारत मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई थी दोस्तों 21 अगस्त 2019 को। इसके अंदर क्या चीज है कि निष्ठा दीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर चलती है। निष्ठा का मेन काम है टीचर्स को प्रशिक्षण देना कि आप कैसे बच्चों को खास पढ़ा सकते हो, ट्रेनिंग देना, है ना, कैसे अपने असेंबली को अच्छी बना सकते हो, क्लास मैनेजमेंट बढ़िया कर सकते हो, बालकों के अधिगम स्तर को सुधार कर सकते हो, कैसे नवाचार का प्रयोग कर सकते हो, कैसे टीएलएम का निर्माण करना है। पूरे मोटे मोटे तौर पर एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्त जानकारी जो दी जाती है दोस्तों, वो इस निष्ठा के माध्यम से। एक कार्यक्रम का नाम है निष्ठा, जो चलता दीक्षा एप्लीकेशन पे है। इसका काम है केवल टीचर्स को ट्रेनिंग देने का। इनका मेन रोल क्या है, टीचरों को ट्रेनिंग देना। प्रारंभ कब किया गया था, 21 अगस्त 2019 को किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, तो भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय ने किया था। और उस वक्त वहां पे भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम था दोस्तों,
रमेश पोखरियाल निशंक। दीक्षा के समय कौन थे? वेंकैया नायडू। तो ये आपको याद रखना है। तो वहां पे जो एमएचआरडी के जो जिससे उसका क्या नाम था दोस्तों? तो रमेश पोखरियाल निशंक। फिर आपको याद रखना है दोस्तों, शिक्षक तथा यहां पे शिक्षक अधिकारी उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। टीचर्स और जो भी टीचर्स मिनिस्टर होते, शिक्षा अधिकारी वगैरह होते, प्रिंसिपल वगैरह होते, शिक्षक और उनको ट्रेनिंग देने का काम इस एप्लीकेशन के द्वारा किया गया ताकि उनके अंदर उन्नयन हो सके, उनको थोड़ा बढ़ाया जा सके। इनको मैनेज करने का काम भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीईआरटी दोनों के द्वारा किया जाता है। बात करते दोस्तों इनका मुख्य कार्य क्या है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, टीचर्स को प्रशिक्षण देने का इनका मूल कार्य दीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर ये चलता है दोस्तों। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अलग अलग ग्रुप का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रुप का निर्माण किया गया था उसका नाम था एनआरजी, नेशनल रिसोर्स ग्रुप, और राज्य स्तर पर जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम था एसआरजी, स्टेट रिसोर्स ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है। एनआरजी और एसआरजी क्या है? ये आपके निष्ठा एप्लीकेशन को अप्लाइड करने के लिए नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के आधार पर एक ग्रुप निर्माण किया गया था, एक ग्रुप को डेवलप किया गया था। वहां पे उनका नाम है एनआरजी और दूसरे का क्या नाम है दोस्तों? एसआरजी। आपको याद रखना है, नेशनल रिसोर्स ग्रुप, और क्या याद रखोगे? स्टेट रिसोर्स ग्रुप का गठन किया गया था। निष्ठा कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, निष्ठा कार्यक्रम टोटल 3 बार हुआ था। निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0। स्माइली कार्यक्रम के तहत ये भी, जैसे स्माइली कार्यक्रम स्माइली 1.0, स्माइली 2.0, स्माइली 3.0, ठीक उसी तरीके से निष्ठा कार्यक्रम भी 3 चरणों में चला था। बात करते हैं निष्ठा चरण का। निष्ठा कार्यक्रम का पहला चरण कौन सा था? निष्ठा जो ट्रेनिंग का जो चला था उसके अंदर पहले कार्यक्रम के अंदर पहली से लेकर के 8वीं तक के जो टीचर्स पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो टीचर हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया था, जिसमें ट्रेनिंग के लिए टोटल 11 भाषाओं के अंतर्गत 18 मॉड्यूल को निर्माण किया गया था और 18 मॉड्यूल को पूरा करने में 6 चरण लगे थे। 6 चरणों में पूरी की मॉड्यूल मतलब तरीका, एक मॉडल, ये एक विषय कह सकते हो आप, एक सब्जेक्ट कह सकते हो। तो 18 यहां पे आपको ध्यान रखना है, 18 मॉड्यूल तय किए गए थे और 18 मॉड्यूल को तय करने में, पूरा करने में 6 चरणों में 18 मॉड्यूल पूरा का पूरा प्रशिक्षित यहां ट्रेंड कर दिया गया था, ट्रेनिंग दे दी गई थी। तो पहले चरण में क्या बताओगे? पहली से लेकर के 8वीं तक शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए 11 भाषाओं के अंदर 18 मॉड्यूल का निर्माण किया गया था और 18 मॉड्यूल को 6 चरणों में क्या कर दिया गया था? पूर्ण कर दिया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों निष्ठा का जो दूसरा चरण आता है जिसको अपन कहते हैं निष्ठा 2.0। निष्ठा 2.0 के अंदर क्या चीज होती है? दूसरे के अंदर कक्षा 9 से 12 के लिए, भाई 9 से 12 तक के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे चरण में काम किया गया था दोस्तों, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि राजकीय और निजी विद्यालयों के हेतु कुल 13 मॉड्यूल को विकसित किया गया। 13 प्रकार के मॉड्यूल विकसित किए गए थे, जिसमें 12 नॉर्मल टीचिंग के थे, एक मॉड्यूल स्पेशल टीचिंग का था, विशेष शिक्षा का था, खास शिक्षा का था, स्पेशल बालकों की शिक्षा के लिए था। ये 13 मॉड्यूल तैयार किए गए थे दूसरे चरण के अंदर 9 से 12, पहले के अंदर 8वीं तक, दूसरी के अंदर 9वीं से 12वीं तक। तो फिर तीसरी में क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी की बात करें दोस्तों तो तीसरी के अंतर्गत क्या आएगा? तीसरी के अंतर्गत आएगा दोस्तों तृतीय चरण के अंतर्गत निष्ठा जो चलेगा वो क्या चलेगा? आपके 3.0। इसके अंतर्गत यदि आपको बात की जाए दोस्तों 3.0 के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत आपको 3.0 की यदि बात की जाए दोस्तों, इसके अंदर क्या था? तो एक योजना और चली थी जिसका नाम था निपुण भारत मिशन। अभी मैं आपको बताऊंगा, चलो पहले वो पढ़ लेते हैं। निपुण भारत मिशन क्या था, फिर 3.0 पे आते हैं। निपुण भारत मिशन की शुरुआत होती है आपके 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसकी अनुशंसा के आधार पर 5 जुलाई 2021 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या टारगेट था बताते? निपुण भारत के अंदर यह बताया गया था कि 6 से लेकर के 9 वर्ष के बच्चे, यानी कि 7वीं, 6, 7, 8 और 9, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास का बच्चा, 9 साल तक के बच्चे को स्पेशल शिक्षा देना कि वो बालक समस्याओं का समाधान करना सीख जाए, अच्छा किताब पढ़ना सीख जाए, अच्छा लिखना सीख जाए, संख्याओं की पहचान करना सीख जाए, है ना, भाषाओं का ज्ञान कर ले। इस एक बड़े उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसका नाम था निपुण भारत, कि तीसरी क्लास के बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो निपुण भारत के अंतर्गत क्या चीजें होती है? तो निपुण भारत के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इनका टारगेट था कि ये काम इनको 2026-27 तक करना है। क्या काम करना है? कि तीसरी कक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए बुनियादी शिक्षा, संख्या ज्ञान, पाठक लेखक की दक्षता तथा समस्या समाधान की दक्षता लेकर के आना। तीसरी क्लास के बच्चे को इतना मॉड्यूल कर देना कि वो निपुण भारत, तीसरी क्लास का बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ लगे। तो निपुण भारत के लिए बच्चों का कम टाइम पीरियड में अच्छा एजुकेटेड होना जरूरी होता है। ये निपुण भारत चलाया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो इनका क्या काम था? खेल के माध्यम से,
खोज करवाना, गतिविधि, दैनिक व्यवहार के आधार पर स्थानीय भाषा आदि को जोड़ करके एक समावेशी शिक्षा का माहौल बनाया गया। और इन समावेशी शिक्षा के माहौल के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चा तीसरी क्लास का बच्चा, 9 साल का बच्चा भी एक्सपर्ट दिखने लगे। इन बच्चों को जो पढ़ाने के जो टीचर्स होते हैं, इन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा 3.0 कार्यक्रम शुरू किया गया था। निपुण भारत के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। इनके मॉड्यूल का जो निर्माण करते हैं दोस्तों, वो कौन करती है, तो ध्यान रखना, RSCERT द्वारा इनके मॉड्यूल का निर्माण किया जाता है, जो निपुण भारत के अंतर्गत चलती है। तो मैंने आपको यहां बता दिया कि निष्ठा 3.0 क्या है। निपुण भारत मिशन के तहत जो टीचर्स रहते हैं, उन टीचर्स को प्रशिक्षण देने का काम करती है। इसका नाम है निष्ठा 3.0। तो तीसरे चरण में इन बालकों को, सामान्यतः 5वीं तक के जो टीचर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इनके अंदर टोटल 12 मॉड्यूल होते हैं और सभी मॉड्यूल का निर्माण जो करती है वो कौन करती है दोस्तों, RSCERT के द्वारा इस मॉड्यूल्स का क्या किया जाता है, आपके निर्माण किया जाता है। ये इसके संदर्भ में आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये मैंने आपको 3-4 चीजों के बारे में विस्तृत मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया दोस्तों। किस किस के बारे में वर्णन कर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दीक्षा के बारे में मैंने आपको इसके संदर्भ में पूरा का पूरा पता कर लिया दोस्तों कि दीक्षा के बाद में मैंने आपको यहाँ पे निष्ठा के बारे में सब कुछ बता दिया कि निष्ठा क्या चीज होती है। विद्यादान के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में निपुण भारत मिशन के बारे में भी आपको मैंने पूरी की पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। ये आपके अधिगम के नवाचार की दूसरी क्लास होती है। 2 या 3 क्लासें और मानो मैं आपके 2 घंटे के अंदर अंदर सबसे बड़ा टॉपिक भी ये अधिगम के नवाचार करवा दूंगा। स्मार्ट क्लासेस को पढ़ते रहिए, स्मार्ट स्टडी करते रहिए। कम समय में अधिक जानकारी के लिए, अधिक ज्ञान के लिए जो आप हमारे एप्लीकेशंस पर पढ़ रहे हो, इसका वास्तविक बेनिफिट आपको मिलेगा। और स्मार्ट क्लासेस को पढ़ना न भूलें। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।